नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया। विस्ट बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। होमगार्ड्स एवं नागरिक सुरक्षा स्थापना दिवस का आयोजन किया गया है। रैतिक परेड का इसमें आयोजन किया गया जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की है। आपको बता दें कि कार्यक्रम का आयोजन किया गया है जहां रैतिक परेड का आयोजन चल रहा है जो होमगार्ड्स एवं नागरिक सुरक्षा स्थापना दिवस के मौके पर आयोजित किया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की है। ये तस्वीरें सामने आई है जहां होमगार्ड्स एवं नागरिक सुरक्षा स्थापना दिवस का आयोजन किया गया है। इस मौके पर रैतिक परेड का भी आयोजन किया है और इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की है। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं। जोरदार तालियों से पूरी परेड का स्वागत करेंगे। ये जवान हमें यही संदेश दे रहे हैं कि अनुशासित व्यक्ति ही प्रगति के पथ पर अग्रसर हो सकता है। जवान उमंगित होकर कदम से कदम मिलाते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को यह आश्वस्त कर रहे हैं कि श्रीमान आप समय समय पर हमें जो भी दायित्व सौंपेंगे हम उन आदेशों का प्राणपण के साथ पूरा करने में अपना संरक्षण निछावर कर देंगे। और यहाँ मंच के बाएं से आते परेड कमांडर्स के हाथों में चमकदार क्रिच, कदमों में भरा साहस और सहस्त्रों सूरज के साथ चलने का एहसास, सभी को विजित करने का उन्माद और तिरंगे को शीर्ष पर लाने का विश्वास। मानो कह रहे हो उतरना है समुंदर में तो लहरों से क्या घबराना, अगर पहनी है वर्दी तो मुसीबतों से क्या घबराना। यूं तो तकलीफें बहुत हैं इस वर्दी पर, लेकिन जब बात देश की हो तो मरने मारने से क्या घबराना। परेड कमांडर द्वारा मुख्य अतिथि महोदय को सम्मान देकर मंच से गुजरते हुए प्रथम प्लाटून कर्नल की लक्ष्मीबाई की गुणवत्ता विजय सिंह वीरांगना की अद्भुत साहस को प्रदर्शित करती हुई प्लाटून कमांडर के रूप में नेतृत्व कर रही है मानसी। जोरदार तालियां इन जवानों के लिए। महिला प्लाटून दूसरे प्लाटून कुमाऊं की लक्ष्मीबाई जैसा अद्भुत साहस को प्रदर्शित करती हुई प्लाटून कमांडर के रूप में नेतृत्व कर रही है दीक्षा। तीसरी प्लाटून रानी कर्णावती जैसी नारी शक्ति को प्रदर्शित करती हुई प्लाटून कमांडर के रूप में नेतृत्व कर रही है टीना। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, एक चौथा प्लाटून वीर माधो सिंह भंडारी जैसी दृढ़ इच्छा शक्ति को प्रदर्शित करता हुआ प्लाटून कमांडर के रूप में नेतृत्व कर रहे हैं मुकेश। पांचवा प्लाटून वीरचंद सिंह गढ़वाली जैसी निर्णय लेने की शक्ति को प्रदर्शित करता हुआ जिसका नेतृत्व कर रहे हैं राजा सिंह। और यहाँ राजबैंड के द्वारा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा की धूम पूरे वातावरण में फैल रही है। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे पूरी परेड का। छठा प्लाटून हर्षदेव गोली जैसी निडरता और नेतृत्व क्षमता को प्रदर्शित करता हुआ प्लाटून कमांडर के रूप में नेतृत्व कर रहे हैं अनुज कुमार। अगला दल अग्निशमन वाहन मुश्किल परिस्थितियों में राज्य की सेवा में समर्पित, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं अग्निशमन प्रभारी कांस्टेबल श्री विनोद कुमार से प्रतीक। इसी क्रम में अगला दल दंगा नियंत्रण वाहन जिसका नेतृत्व कर रहे हैं ब्लॉक ऑर्गेनाइजर श्री सोनू। और इसी क्रम में अगला दल यातायात नियंत्रण वाहन होमगार्ड्स जिसका नेतृत्व कर रहे हैं ब्लॉक ऑर्गेनाइजर श्री ओमवीर। जोरदार तालियां जवानों के लिए। और इसी क्रम में अगला भर्ती दल नागरिक सुरक्षा वाहन जो आपातकालीन स्थिति में युद्धकाल में नागरिकों की सुरक्षा एवं उत्पादों की निरंतरता बनाए रखने हेतु नागरिक सुरक्षा संगठन भारतवर्ष में किया गया था, जिसमें आपातकाल को भी बाद में जोड़ा गया। इस प्रदर्शन में नागरिक सुरक्षा के अवैतनिक स्वयंसेवक वार्डन सायरन के माध्यम से हवाई हमलों की सूचना दे रहे हैं और वहीं दूसरी ओर गंभीर रूप से घायलों को प्राथमिक सहायता तथा सीपीआर प्रदान करते हुए नेतृत्व कर रहे हैं श्री सूर्य प्रकाश भट्ट। भाव विभोर और समृद्धि कर देने वाला ये पल साक्षी बना है आपकी इस गरिमामय उपस्थिति का। आपसे निवेदन है कि रैतिक परेड का करतल ध्वनि से भव्य स्वागत किया जाए। कण कण में है वीरता, पग पग में है ताब, बूंद बूंद जल में मिले बलिदानी परिवार। इन्हीं पंक्तियों के साथ आज की ये भव्य रैतिक परेड वापस अलाइनमेंट की ओर बढ़ रही है। यहाँ पर उपस्थित गणमान्य अतिथियों से मेरा विनम्र आग्रह है कि करतल ध्वनि से रैतिक परेड का उत्साहवर्धन करेंगे।
शानदार परेड के जोश, जज्बे और एकरूपता का शानदार थम। एक बार जोरदार तालियां इन सभी जवानों के उत्साहवर्धन के लिए। शानदार थम। शानदार। शानदार। एक बार जोरदार तालियां पूरी परेड के लिए, जवानों के उत्साहवर्धन के लिए। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से रैतिक परेड के उपरांत के कार्यक्रमों को आपकी सहमति से आरंभ करने की अनुमति चाहता हूं। धन्यवाद महोदय। कमांडेंट जनरल महोदय से अनुरोध है कि वह कृपया माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष विभागीय रिपोर्ट प्रस्तुत करने का कष्ट करेंगे और इसके पश्चात माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा स्मारिका 2025 तथा विभागीय कैलेंडर 2026 का विमोचन किया जाएगा। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में 48 जातियों को एससी में जोड़ने पर हाईकोर्ट सख्त नजर आ रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां प्रदेश सरकार को हाईकोर्ट ने नोटिस भेजा है। जहां 48 जातियों को एससी में जोड़ने पर हाईकोर्ट ने ये नोटिस भेजा है। याचिकाकर्ताओं ने उठाया था निर्णय को वैधता पर आपत्ति जताई थी। याचिकाकर्ता ने उठाई निर्णय की वैधता पर आपत्ति। हाईकोर्ट ने पूछा कानूनी प्रक्रिया का पालन हुआ है या नहीं। सरकार से इस पर विस्तृत जवाब मांगा है। 4 हफ्ते में जवाब देने को कहा है। एससी लिस्ट विस्तार पर राज्य भर में चर्चा बढ़ गई है, जहां 48 जातियों की एससी में जोड़ने को लेकर हाईकोर्ट सख्त नजर आ रहा है। प्रदेश सरकार को नोटिस भेजा गया है। याचिकाकर्ता ने वैधता पर जो निर्णय लिया था उस पर आपत्ति जताई है। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल की ओर से कोर कॉलेज हरिद्वार में नशा मुक्त भारत अभियान के तहत जागरूकता एवं बहुउद्देश्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें उच्च न्यायालय नैनीताल के मुख्य न्यायाधीश नरेंद्र बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित रहे। उन्होंने कहा कि प्रदेश और देश में नशा मुक्ति के खिलाफ काफी अभियान चलाए जा रहे हैं और हमारा प्रदेश का भारत नशा मुक्त होगा। उन्होंने इस सफल आयोजन के लिए आयोजकों को बधाइयां भी दी हैं। इसके अलावा बच्चों ने चित्रकला प्रदर्शनी में भाग भी लिया। It was a wonderful experience, and the objective was to raise the awareness in the fight against drugs, and the district administration, the police have played a
very vital role and they have a great role to play in future also. Thank you. ये नालसा की एक स्कीम है, डॉन स्कीम, जो ड्रग अवेयरनेस स्कीम है 2025 की, उस पर फोकस्ड स्कीम है। और माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय का ये निर्देश था कि एनडीपीएस से जो प्रभावित लोग हैं, नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस, उनको चिन्हित किया जाए और खासकर स्कूल्स, कॉलेजेज, जो युवा वर्ग है उनको चिन्हित करके उनके संबंध में ऐसा अभियान चलाया जाए जिससे हम उन लोगों को नशे के दुष्प्रभाव से बचा सकें। मुख्य उद्देश्य इस कैंप का यही था। इस कैंप के माध्यम से हमने बहुत सारे गवर्नमेंट स्टॉल्स लगाए और समाज का जो सबसे पिछड़ा तबका है उस तबके के लिए कुछ सरकार की जो योजनाएं हैं वो सारी मुहैया कराने की कोशिश की गई है। ऐसे कैंप हम अक्सर लगाते रहते हैं। आज जो था ये एक कंसल्टेटिव कम मल्टीपर्पज़ लीगल लिटरेसी कैंप था, जिसमें माननीय मुख्य न्यायाधीश हमारे माननीय उच्च न्यायालय द्वारा शिरकत की गई थी और साथ ही साथ जस्टिस सत्याल जी भी थे। यहाँ मेन जो पर्पज़ था वो आज हमारी जो एक डॉन है जिसे ड्रग्स अवेयरनेस एंड वेलनेस नेविगेशन स्कीम कहते हैं, इस थीम्ड पर आधारित ये मल्टीपर्पज़ कैंप था। यहाँ तमाम जो प्रोग्राम्स भी हुए वो चाहे इसमें हम कहें कि जितने हमारे वक्ता थे उन सभी ने नशे की रोकथाम हेतु क्या हमारे राज्य का आंकड़ा है नशीले पदार्थों के, वो सब आज यहाँ पर बताया गया है। सारे बच्चों को, युवाओं से, मतलब बच्चों से लेकर मैं कहूँ कि वृद्ध स्तर तक के सभी प्रतिभागी इस कार्यशाला में भी रहे। और जो जिसे हम कहते हैं 2 टियर प्रोग्राम जो होता है, बाहर सारी जन संचालित जो हमारी योजनाएं हैं उनके लिए तमाम स्टॉल्स लगाए गए थे। वो प्रशासन, पुलिस और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की तरफ से थे। इसमें एनजीओज भी आए थे और जितने भी बेनिफिशरीज हैं और वो लाभान्वित हुए हैं उनको आज माननीय मुख्य न्यायमूर्ति, माननीय उच्च न्यायालय के अन्य न्यायमूर्तिगण के द्वारा सम्मानित किया। उच्च अधिकारियों के निर्देश के बाद पछवादून क्षेत्र में पुलिस ने आज 5 स्थानों पर बड़े स्तर पर चेकिंग अभियान चलाया। आपको बता दें कि विकासनगर, कालसी, चक्राता, सहसपुर और हरबटपुर थाना क्षेत्रों की पुलिस की ओर से चलाए गए इस अभियान का मुख्य उद्देश्य यातायात नियमों का पालन सुनिश्चित करना और क्षेत्र में बढ़ते अपराध पर अंकुश लगाना रहा। वहीं पुलिस टीम ने कुल मिलाकर 47 वाहनों पर कार्रवाई की है। लेकिन निर्देशन पे आज ये 2:30 बजे दिन से लेकर 5:30 बजे तक चेकिंग अभियान सभी थानों पे चलाया जा रहा है, जिसमें हमारे सर्किल के सभी थानों में सहसपुर, विकासनगर, कालसी, चकौता, सभी थानों पे ये अभियान चल रहा है। और विभिन्न स्थानों पर जिसमें मुख्य रूप से भीड़ भाड़ वाली जगहों पे वाहनों की चेकिंग की जा रही है। इसका मुख्य उद्देश्य अवैध रूप से चल रहे वाहन तथा अवैध रूप से जो व्यक्ति है उनकी देखरेख करना, उनकी धरपकड़ करना आदि है। अभी तक हमारे जैसा कि सहसपुर और विकासनगर थाने द्वारा अवगत कराया गया कि विकासनगर थाने ने करीबन 31 चालानी कार्रवाई की गई है, जिसमें से 11 वाहनों को सीज किया गया। उत्तराखंड के पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत की ओर से सिख समाज के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी पर किए जाने के बाद विकासनगर में सिख समुदाय का गुस्सा फूट पड़ा। सिख समाज के लोगों ने विकासनगर के पहाड़ी गली चौक पर जुटकर विरोध प्रदर्शन किया है। प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी करते हुए पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत का पुतला दहन कर अपना रोष व्यक्त किया। सिखों के बारे में एक अमर्यादित शब्द इस्तेमाल किया गया, उसके खिलाफ सिख समाज में भारी रोष है। उसी के लिए ये सारे सिख आज भाई हमारे यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और हरक सिंह रावत का पुतला जलाया गया है। पहले भी जिस पार्टी से वो संबंध रखते हैं उस पार्टी का सिखों के साथ कोई अच्छा संबंध नहीं रहा। पिछले जो भी कारनामे हुए, जो भी किया गया, तो अब एक आदमी गलती करता है सारी पार्टी का नाम खराब होता है। तो उनको चाहिए जब भी सिख समाज के बारे में, किसी भी के बारे में, हमें सबको ये हक है कि हम सब हिंदुस्तान में रहते हैं, यहाँ पे सभी समान हैं, समान नागरिक हैं। तो समान नागरिकता के आधार पर किसी के भी जाति के बारे में, किसी के धर्म के बारे में, और खास करके जो शब्द इस्तेमाल किया गया मैं उसके बारे में बता दूं। 12 बजे जब कहा जाता है ना सिखों के 12 बज गए, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से भी ये बात बताना चाहता हूँ कि 12 बजे की जो हिस्ट्री थी ना, 12 बजे का मतलब था आधी रात, मिडनाइट, मध्य रात्रि। आधी रात उस टाइम लोग जो थे जल्दी सोते थे, आधी रात को लोग बिल्कुल बेसुध हो जाते थे। तो मुगल जो दुष्ट थे, मुगल थे, जालिम थे, वो हिंदुओं की बहू बेटियों को उठा के ले जाते थे। तो उनके कब्जे से हिंदुओं की बहू बेटियों को छुड़ाने के लिए
सिख रात को 12 बजे का टाइम फिक्स रखते थे, तो कहा जाता है सिखों के 12 बजे का मतलब है दुष्टों से वो बहू बेटियों को छुड़ा के लाते रहे। हरिद्वार में शौर्य दिवस के मौके पर निकाली जा रही बजरंग दल की शोभा यात्रा पर ज्वालापुर क्षेत्र में अचानक पथराव होने से माहौल तनावपूर्ण हो गया। बताया गया कि यात्रा जैसे ही ज्वालापुर दुर्गा चौक के पास पहुंची तभी असामाजिक तत्वों ने शोभा यात्रा को निशाना बनाया और पत्थर फेंके। घटना के बाद बजरंग दल के कार्यकर्ता आक्रोश में आ गए और हरिद्वार के आर्य नगर चौराहे पर बैठकर जोरदार विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया गया, जिससे क्षेत्र में हालत और ज्यादा संवेदनशील हो गई। प्रदर्शन की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित करने में जुटने की कोशिश करती रही। वहीं एसपी सिटी अभय प्रताप सिंह ने बताया कि मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा रहा है और वीडियो फुटेज के आधार पर पहचान कर आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और हिंदू आज किस स्थिति में पहुंच चुका है कि वो अपने धार्मिक कार्यक्रमों में, अपने सांस्कृतिक कार्यक्रमों को भी करने के लिए जो है उनके ऊपर पथराव किया जा रहा है। पुलिस प्रशासन यह घटना बता रही है कि कानून व्यवस्था उत्तराखंड में खत्म हो चुकी है। उत्तराखंड के डीजीपी को इस्तीफा देना चाहिए और इस कार्यक्रम की, इसकी पथराव की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। और 2 दिन में अगर आज शाम तक गिरफ्तारी नहीं होती है तो परसों को आके बजरंग दल उन्हें जवाब देगा जो पथराव कर। आज बजरंग दल का एक कार्यक्रम था जिसमें 3 रास्तों से, जिसमें एक सिडकुल से सैनी आश्रम की तरफ, एक कनगल की तरफ से और एक इस तरीके से ज्वालापुर की तरफ से लोग सैनी आश्रम की तरफ से आ रहे हैं। तो ज्वालापुर में दुर्गा चौक के पास आपके द्वारा बताया जा रहा है कि किसी शरारती तत्व के द्वारा पत्थर फेंका गया था जिससे किसी को चोट भी लगी है। तो अभी उसी के संबंध में हमारे द्वारा एप्लीकेशन लिया गया, उसमें हम मुकदमा पंजीकृत कर रहे हैं और निश्चित रूप से उसको आइडेंटिफाई करेंगे। जिस किसी भी व्यक्ति ने व्यवस्था बिगाड़ने का प्रयास किया, सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास किया और इस तरीके से पत्थर मारा है, उसको आइडेंटिफाई करेंगे और निश्चित रूप से उसको गिरफ्तार करके सख्त कार्रवाई करेंगे। देखिए, चूंकि जो यात्रा मार्ग था, यात्रा मार्ग पे पुलिस की टीमें भी थी, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि कोई शरारती तत्व जिसके द्वारा कि दूर से कहीं से कोई पत्थर फेंका गया है और जो कि यात्रा मार्ग में आके गिरा है, तो जो भी होगा उसमें हमारी टीमें लगी हुई हैं और उसको आइडेंटिफाई करके हमारे द्वारा। नैनीताल नगर पालिका की बोर्ड बैठक पहली बार शहर से बाहर पंकुट बगड़ क्षेत्र में हुई। दरअसल सभासदों और पालिका अध्यक्ष के बीच चले मतभेद दूर करने के उद्देश्य से ये बैठक दूरस्थ स्थान पर रखी गई। अधिशासी अधिकारी रोहिताश शर्मा ने बताया कि सभासदों के अनुरोध और पालिका अधिनियम के तहत अध्यक्ष की अनुमति से शहर से बाहर बैठक वैध है और पूरा खर्च सभासदों ने वहन किया है। बोर्ड बैठक थी हमारी, जो माननीय सभासद गणों के लिखित अनुरोध पर इसको जो है हमने पालिका सीमा से बाहर किया है पंगोट में, और बड़ी अच्छी सौहार्दपूर्ण वातावरण में बोर्ड की बैठक संपन्न हुई। मूल प्रस्ताव हमारे 22 थे जो सर्वसम्मति से पारित हुए। जनहित के मूल प्रस्ताव में एक तो कर वृद्धि करने के संबंध में था, उसे अभी पालिका बोर्ड ने स्थगित कर दिया। कहा कि इसको पहले पूर्व टैक्स को वसूल कर लिया जाए, उसको विचार किया जाए। चमोली के ज्योतिर्मठ में भालुओं का आतंक लगातार जारी है, जहां डांडो वार्ड, मुख्य बाजार, नरसिंह मंदिर, सिंहधार, मनोहर बाग सहित कई इलाकों में भालू की सक्रियता है, जिससे लोगों में डर है। सुबह 4:30 बजे ज्योतिर्मठ के डांडो गांव के आबादी वाले इलाके में फिर से भालू के घुसने से अफरा तफरी का माहौल बन गया। गौशाला के आसपास भालू देख लोगों ने शोरगुल मचाया, जिसके बाद भालू बमुश्किल गांव के बीच के रास्तों से ऊपर बाजार की ओर भाग निकला। सूचना मिलने पर नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क की क्यूआरटी टीम भालू प्रभावित डांडो गांव पहुंची।
इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे जुड़ेंगे संवाददाता संजय कुंवर से। संजय, जिस तरीके से भालू का आतंक देखने को मिला और एक बार फिर से भालू के आगमन देखने को मिला है, क्या कुछ इसमें आगे देखने को मिला, उसे पकड़ लिया गया है, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? देखिए, जो दिसंबर का दूसरा सप्ताह जो है आने को है और साथ ही सर्द और शीतलहर जो हवाएं तेज चल रही है, लेकिन इसका जो सीधा असर जो है मनुष्य और वन्य जीव संघर्ष जो है लगातार सीमांत क्षेत्र में भी बढ़ता नजर आ रहा है। अगर भालू की बात की जाए तो पिछले 2.5 महीनों से नगर क्षेत्र जो ज्योतिर्मठ नंदा देवी नेशनल पार्क का जो ये एरिया है, महज जो पार्क प्रशासन के कार्यालय के 200 मीटर के दायरे में ही भालू सक्रिय है और लगातार जो है जो नगर क्षेत्र की आबादी वाले स्थानों में जो है अपना आशियाना बना रहा है और लगातार दमा चौकड़ी मचा रहा है। आज सुबह जो 4:30 बजे की बात है, ये डाडों वार्ड है, बिल्कुल मुख्य नगर से जुड़ा हुआ आबादी वाला मोहल्ला है और यहाँ पे 4:30 बजे के बाद भालू का मूवमेंट होता है और गौशाला से लेकर के वो तमाम कम से कम एक 6 से 7 मकानों की जो रेकी करते हुए जो है आगे बढ़ता है। और हालांकि लोगों की जो हल्ला करने के बाद, शोरगुल मचाने के बाद भालू जो है दूसरी ओर भाग जाता है, लेकिन नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क के जो QRT टीम है, गश्ती टीम है, लगातार जो है बिल्कुल संजय, देखना होगा क्या कुछ इसमें आगे देखने को मिलता है। धन्यवाद हमारे साथ तमाम जानकारी साझा करने के लिए। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। होमगार्ड्स एवं नागरिक सुरक्षा स्थापना दिवस का आयोजन किया गया है, जिसमें रैतिक परेड का भी आयोजन हुआ। CM पुष्कर सिंह धामी ने इस कार्यक्रम में शिरकत की है, वो जनता को संबोधित कर रहे हैं। साथ ही मैं आप सभी जवानों के हौसले, अनुशासन, कर्तव्य निष्ठा और सेवा भावना को नमन करते हुए आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। आज इस अवसर पर आपके द्वारा प्रस्तुत की गई शानदार रैतिक परेड अत्यंत ही मनोहारी है। परेड में राष्ट्र सेवा के प्रति आपके समर्पण, साहस और उत्कृष्टता की शानदार झलक देखने को मिली। साथ ही इस परेड में हमारी महिला होमगार्ड्स ने जिस सामंजस्य, अनुशासन और आत्मविश्वास के साथ अपनी उत्कृष्ट प्रस्तुति दी, वह भी अत्यंत सराहनीय गई। साथियों, राष्ट्र सेवाओं का अद्वितीय उदाहरण यदि कहीं स्पष्ट देखने को मिलता है तो वो आप जैसे समर्पित जवानों के बीच आकर ही अनुभव होता है। आप सभी कठिन से कठिन परिस्थितियों में धैर्य, समर्पण और अदम्य इच्छा शक्ति के साथ प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था, जन सेवा के दायित्वों को निभाने में सदैव अग्रणी भूमिका निभाते हैं। मैंने स्वयं देखा है कि अपनी ड्यूटी के दौरान हमारे होमगार्ड्स के जवान न तो धूप की परवाह करते हैं, न बरसात से उनके हौसले कमजोर पड़ते हैं और न ठंड में उनके हाथ कांपते हैं। वो हर परिस्थिति में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में पूरी निष्ठा और समर्पण से डटे रहते हैं। आज हमारे होमगार्ड केवल यातायात प्रबंधन और कानून व्यवस्था को बनाए रखने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि कुंभ और कांवड़ यात्रा जैसे विशाल धार्मिक आयोजनों को सफलतापूर्वक संपन्न कराने में भी वे अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इसके साथ ही 4 धामों के साथ साथ हरिद्वार में स्थापित होमगार्ड्स हेल्प डेस्क देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराने में भी अपनी अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। साथियों, हमारे प्रदेश की भौगोलिक परिस्थितियों के कारण हमें समय समय पर प्राकृतिक आपदाओं का भी सामना करना पड़ता है। प्रत्येक वर्ष हमें किसी न किसी रूप में आपदा का सामना करना पड़ता है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए HNN 24/7। नमस्कार।